गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से पद परिचय को ही समझेंगे। हमने पद परिचय में संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है, सर्वनाम का पद परिचय कैसे किया जाता है और विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है, इसको विस्तार से अभी तक समझा है। अब हम बात करते हैं आगे। क्रिया शब्द अगर आपके पास आता है तो क्रिया शब्द का पद परिचय आप किस प्रकार से करेंगे। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार आता है, ठीक है। उसका जो भेद होता है वो लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। यानी इससे पहले जो हमने किए हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पद परिचय, उसी की तरह इसमें भी हम क्रिया शब्द का भेद बताते हैं, फिर लिंग, वचन, इनसे इसका संबंध बताते हैं। और वाच्य और काल ये दो नई चीज़ें हैं जो इसमें चलती हैं। तो वाच्य और काल क्या है वो अभी मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में इधर बता दूंगी। तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाता है। अब वाच्य जो होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो काम हो रहा है उसका सारा जो असर है वो कर्ता पर पड़ता है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसका सारा जो प्रभाव है वो कर्म के आधार पर होता है। और एक होता है भाववाच्य, जिसमें जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं या नकारात्मक जितने भी हो, जैसे मुझसे चला नहीं जाता या असमर्थता का भाव इसमें प्रकट किया जाता है। फिर आते हैं हमारे पास में काल। तो काल आपको पता ही है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान, फिर भूतकाल और भविष्यकाल। और इनका उपयोग भी हम उसी के आधार पर करते हैं। शब्दों में हम पहचान लेते हैं कि ये बात वर्तमान काल की हो रही है या अभी हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, जो बीत चुका समय है। वर्तमान जो अभी चल रहा समय है, जैसे अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो ये वर्तमान काल है। भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्यकाल जिससे हमें ज्ञात नहीं है आने वाला जो समय है। आने वाला समय अगले 1 मिनट बाद का भी हो सकता है, यानी उसे भी हम भविष्य ही कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण समझने से पहले, उदाहरण तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उदाहरण समझने से पहले हमें जो क्रिया है उसके अलग अलग जो भेद हैं उनको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो आपके पास जब क्रिया शब्द का पद परिचय आएगा तो यहाँ पर क्रिया के रूप में, जैसे राम है, रावण है, तो ये तो संज्ञा शब्द है, लेकिन मारा शब्द जो है वो ही क्रिया के रूप में हमारे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसी शब्द का आपको क्या करना होगा, पद परिचय करना होगा। तो इसको हम अभी थोड़ा रुक कर समझते हैं। पहले हम क्रिया शब्द जो है उसको समझ लेते हैं, यानी क्रिया क्या होती है और क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया शुरू से आप पढ़ते आए हो कि क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना या किसी काम को करना। तो क्रिया के अंतर्गत करना शब्द जो है वो हम मुख्य रूप से देखते हैं। अब क्रिया के भेद जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो क्रिया को 3 आधारों पे बांटा गया है, यानी क्रिया के जो भेद किए गए हैं वो 3 रूपों में किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। यानी इन 3 रूपों में इसके भेद किए गए हैं। तो पहला कर्म के आधार पर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आपको भी बहुत अच्छे से इसको आता होगा। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया का अर्थ है जहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है या कर्म जो होता है वो उसमें सहयोग देता है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ। और अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म का कोई योगदान नहीं होता, कर्म का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। अब सकर्मक क्रिया जो है वो भी 2 तरह की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में कर्म एक होगा, जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है तो उसका पुस्तक शब्द जो है वो क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर तो एक ही है, लेकिन कहीं पर 2 कर्म भी आ सकते हैं, 2 से अधिक भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत 2 तरह के भेद चलते हैं, स्थिर और गतिशील। लेकिन आपको पद परिचय में इतना ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं जाना है। आपको अगर ये समझ में आ जाए, जब आपको ये दिया जाए पद परिचय और उसमें जो क्रिया शब्द दिया जाए, उसमें अगर आपको सिर्फ इतना सा समझ आ जाए कि इन तीनों मुख्य भेदों में से
अगर ये क्रिया किसी रूप में आपको समझ आ रही है तो आप फिर कर्म के आधार पर या संरचना के आधार पर, काल के आधार पर उनका भेद लिख सकते हो या उसका नाम लिख सकते हो। और नहीं समझ में आती है तो मात्र क्रिया शब्द लिखकर भी आप छोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसमें आपको फिर सिर्फ क्रिया शब्द ही लिख दीजिए, क्योंकि गलत आंसर करने से अच्छा है कि आप जो आपको समझ आ रहा है वो कर लें। तो यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। सकर्मक का पता हमें जैसे क्या शब्द से चलता है, जैसे कोई भी वाक्य हमारे सामने बोला गया और उसमें अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे मैं कहूँ कि गीता सितार बजाती है, तो गीता क्या बजाती है, इस प्रश्न का उत्तर है सितार। तो यहाँ पर सितार जो है उसका कर्म है और इसीलिए हम उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर एक क्रिया होती है संरचना के आधार पर नीचे लिखी है मैंने। संरचना के आधार पर होती है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये 5 तरह की क्रियाएं हमारी संरचना के आधार पर चलती हैं। पहली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब है जहाँ पर एक साथ 2 क्रियाएं होती हों, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ होती हों, तो वहाँ पर हम संयुक्त क्रिया काम में लेते हैं। दूसरी आती है नाम धातु क्रिया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी शब्द हैं, ठीक है, तो उन्हें जब हम क्रिया के रूप में काम में लेते हैं तो वो क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे हाथ शब्द है, संज्ञा शब्द है हाथ, लेकिन इससे अगर हमने क्रिया के रूप में इसे बदला तो ये बन गया हाथ से हथियाना, तो ये नाम धातु क्रिया है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति स्वयं काम नहीं करता है बल्कि वो किसी और को प्रेरित करके उससे काम करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत काम करवाया जाता है। जैसे हम ये कहें कि किसी सरपंच ने गांव में कुआं खुदवाया या कुएं का निर्माण करवाया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्वयं ने नहीं किया है लेकिन किसी और के द्वारा करवाया, तो यानी क्रिया तो हुई है। फिर आता है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया के अंतर्गत हम ऐसे शब्दों को काम में लेते हैं या ऐसी क्रिया को बोलते हैं जिसमें एक क्रिया खत्म हुई हो और उसके साथ ही दूसरी क्रिया भी प्रारंभ हो गई हो। जैसे बच्चा दूध पीते पीते सो गया, या ये कहें कि किसी की मान लो कोई छत से गिर गया तो हम कहेंगे कि वो छत से गिरते ही उसका दम निकल गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर एक साथ 2 क्रियाएं होती हैं। तो जो पहले वाली क्रिया है जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया अभी चल रही है, जैसे बच्चा दूध पीते पीते सो गया तो दूध पीने की क्रिया तो उसकी समाप्त हो गई लेकिन सोने की क्रिया भी चल रही है। फिर आती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से निर्मित होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, इसीलिए इसे कृदंत क्रिया कह रहे हैं। जैसे इसका निर्माण करते हैं हम, चल शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, और इसके आगे हमने ना प्रत्यय लगाया या जो भी है तो उसके हिसाब से ये चलना बन गया, तो ये कृदंत क्रिया के शब्द भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं काल के आधार पर। तो काल के आधार पर 3 है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यत्कालिक। तो ये तीनों तो नाम से ही पता चल रही हैं। भूतकालिक क्रिया वो जो हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, वर्तमानकालिक क्रिया जो अभी चल रही है, और भविष्यत्कालिक क्रिया जो कि आगे होने वाली है। तो इसमें हम था, ये है और ये होगा, इस तरह के शब्दों को काम में लेते हैं। तो इन सब के आधार पर हम क्रिया का पद परिचय करते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप में समझा दिया है। अब हम बात करते हैं आगे जो और आपको अविकारी शब्दों के आधार पर पद परिचय समझना है। अब हम देखते हैं अव्यय शब्द का पद परिचय। हमने अभी तक सारे विकारी शब्दों के पद परिचय देखे, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों आते हैं विकारी में, जिसमें लिंग, वचन और काल के आधार पर कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी या अव्यय क्या होते हैं? अविकारी और अव्यय एक ही चीज़ है, इन्हें अविकारी भी कह सकते हैं, यानी जिनमें किसी काल, वचन और समय और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी कहते हैं या अव्यय भी कहते हैं। अब देखते हैं इनका कैसे देखते हैं हम लोग। तो अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते, अभी मैंने बताया आपको, इनमें कोई चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में हम केवल क्या देखेंगे, अव्यय शब्द जो है ना वो किस प्रकार का है। जैसे अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से, मोटे रूप से अव्यय शब्द है कौन सा, कौन से प्रकार का है, ठीक है, उसकी विशेषता या उसका संबंध जो है
वो ही हम सिर्फ बताते हैं इस पद परिचय में, यानी अविकारी शब्द के पद परिचय में। अब हम समझते हैं अव्यय या अविकारी क्या होते हैं। तो अव्यय या अविकारी ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन और काल, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से देखने की हैं। लिंग, वचन और काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम या तो ये कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर कोई विकार नहीं आता है, तो हम उसे अव्यय शब्द कहते हैं। यानी इनके साथ में अगर हम उनको रखें किसी भी शब्द को, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं इसके प्रमुख भेद। तो इसके भी प्रमुख भेद 4 हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। यानी ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण में जैसे हम देख रहे हैं कि विशेषण, साधारण विशेषण हमने समझा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिया शब्द की विशेषता बताता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण हो गए। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला कालवाचक है, दूसरा स्थानवाचक है, तीसरा रीतिवाचक है और चौथा परिमाणवाचक है। इन चारों का जो अर्थ है वो इनके नाम से ही प्रकट हो रहा है। कालवाचक, काल का अर्थ होता है समय, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्रिया के होने का समय पता चलेगा कि वो किस समय हो रही है, जैसे आज, अभी, तब, कल, इस तरह के सारे शब्द जो हैं वो कालवाचक में आते हैं। और जब पद परिचय में जैसे इस तरह का कोई शब्द लिखा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो अविकारी है और अविकारी में से भी वो क्रिया विशेषण का शब्द है। फिर आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक का अर्थ स्थान से ही है, यानी क्रिया के होने का जो स्थान है वो, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, इस तरह के जो शब्द हैं वो स्थानवाचक में आएंगे। तीसरा आता है रीतिवाचक। रीति शब्द का अर्थ होता है विधि या तरीका, किस तरीके से क्रिया हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें आता है जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जैसे मैं उदाहरण बोलूँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को प्रकट करते हैं। फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है, इसमें किसी भी चीज़ का हमें उसकी अधिकता या न्यूनता, यानी उसका परिमाण, उसकी मात्रा का पता चलता है। अधिक हो सकता है, न्यून हो सकता है। जैसे मैंने आज खाना ज़्यादा खा लिया, तो यहाँ पर जो ज़्यादा शब्द खा लिया से पहले आ रहा है, इसका मतलब वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि खाया है तो कितना खाया है, ज़्यादा खाया है या कम खाया है, या काम ज़्यादा कर लिया, इसमें बोझ ज़्यादा है, जो भी है। तो इस तरह के सारे शब्द अधिकता और न्यूनता को प्रकट करते हैं, वो सब आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। दूसरे तरह का जो अविकारी शब्द है वो है समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब समानाधिकरण में क्या होता है? इसमें जो मुख्य वाक्य हैं उसको जोड़ने के लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं, यानी जो भी हम मुख्य वाक्य बोल रहे हैं उसमें भी अगर आपने कोई शब्द काम में लिए, जैसे और, अथवा, परंतु, किंतु, इस तरह के जो शब्द हैं वो समानाधिकरण में आएंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। और दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण में एक मुख्य वाक्य होगा और 2 आश्रित उपवाक्य होंगे, यानी एक मुख्य वाक्य और उसके साथ में कोई छोटे छोटे 2 उपवाक्य और हैं जिन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वो अगर जुड़ते हैं तो उनको जिन शब्दों से हम जोड़ रहे हैं वो सब समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं और वो आते हैं व्याधिकरण में, जैसे ताकि, अर्थात, कि, इस तरह के जो शब्द हम बताते हैं वो सारे हम जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। तीसरे प्रकार का जो अव्यय है वो है संबंध बोधक। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 वाक्यों के बीच में संबंध को संबोधित किया जाता है या बताया जाता है। और चौथे प्रकार का है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप पहले भी पढ़ते आए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि विस्मयादि बोधक यानी हमारे मन के जो भाव होते हैं, यानी मनोभाव जो होते हैं उन्हें हम प्रकट करते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हर्ष का हो सकता है, खुशी का, दुख का हो सकता है ना, पीड़ा का हो सकता है, शोक है, आश्चर्य है, इस तरह के शब्द। जैसे हम किसी के लिए बोलते हैं, घृणा का भाव होता है कि छी कितना गंदा लड़का है, तो वो छी जो है उसके आगे आप इसे हम इस तरह के
चिन्ह से संबोधित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे, जैसे खुशी के साथ बोलेंगे, हर्ष के साथ बोलेंगे, अरे तुम जल्दी आ गए, तो उसके आगे आप ये एक विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करोगे। शोक है तो हाय ये क्या हो गया, तो इस तरह के सारे शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़े कि अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अविकारी का पद परिचय हम करते कैसे हैं। अब हम देखते हैं अव्यय शब्द का पद परिचय कैसे करते हैं। इस अव्यय शब्द के पद परिचय को एक बार और समझते हैं। अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में हम केवल अव्यय शब्द का प्रकार रखते हैं, उसकी विशेषता रखते हैं या संबंध ही बताते हैं। अब चार किस तरह के अव्यय हैं वो हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण जो है उसका पद परिचय कैसे देखते हैं। क्रिया विशेषण के पद परिचय में हम सबसे पहले उसका भेद देखेंगे और क्रिया की जानकारी देंगे, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है। तो जैसे यहाँ मेरे पास उदाहरण है, श्याम वहाँ गिरा, यानी कोई व्यक्ति है वो जहाँ पर भी गिरा है तो हम उससे यही कहते हैं कि कहाँ गिरा, तो वहाँ गिरा। तो यहाँ पर वहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि चार तरह के क्रिया विशेषण मैंने आपको बताए थे। पहला कालवाचक था, दूसरा स्थानवाचक था, फिर रीतिवाचक था और फिर परिमाणवाचक था। तो यहाँ वहाँ शब्द जो है वो स्थान को संबोधित कर रहा है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो अगर आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए तो आप पूरा विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना ही पहचानना है कि क्या ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो आपको इसके पद परिचय में, जैसे वहाँ शब्द का पद परिचय यहाँ पे हमको देना है, तो ये क्रिया विशेषण लिख दिया हमने, और गिरा था जो है वो क्रिया का स्थान है, यानी कहाँ वो गिरा था। ठीक है, ये हो गया क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब बात करते हैं हम दूसरा समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं उसका पद परिचय हम कैसे देखते हैं। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, उसका भेद, क्योंकि मैंने आपको दो भेद बताए हैं, उसके समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो भेद और जिन दो शब्दों को मिलाता है, यानी जो भी दो शब्द हैं जिनके योग से वो बन रहा है, जो दो वाक्य जोड़ रहे हैं वो बताने हैं। जैसे सीता और गीता, ये दो शब्दों को मिला रहा है, ठीक है, वाक्य को नहीं मिला रहा है। और संबंध बोधक में हम बात करते हैं वाक्य की, आश्रित उपवाक्य और मुख्य वाक्य। तो यहाँ बात करते हैं सीता और गीता बहनें हैं, और यहाँ हमें रेखांकित शब्द जो दिया है वो है और। तो और शब्द जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है, जो कि जोड़ने का कार्य कर रहा है, और संयोजक अव्यय है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन करना, संयोजक यानी जोड़ने वाला। तीसरा आता है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। तो संबंध बोधक अव्यय के पद परिचय में भी हम सिर्फ यही देखेंगे कि उसका कौन सा भेद है तथा जिससे संबंध है, यानी वो संज्ञा के संबंध को बतला रहा है, सर्वनाम के संबंध को बतला रहा है, तो उसके संबंध को हम यहाँ पर उसके उल्लेख को देखते हैं। जैसे यहाँ शब्द है ट्रेन समय से पहले आ गई। ट्रेन जो है वो समय से पहले आ गई, तो यहाँ पर से पहले शब्द जो है वो हमें रेखांकित करके दिया है। तो से पहले का आप क्या लिखोगे कि कालवाचक है, वो समय के आधार पर हो रहा है। किसी में हर्ष के आधार पर हो सकता है, किसी में किसी और तरह से हो सकता है, तो यहाँ पर स्थान के हिसाब से हो सकता है, पर ये जो है से पहले समय को इंगित कर रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि ये कालवाचक संबंध बोधक शब्द है। फिर सबसे अंतिम आपका आता है विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। विस्मयादि बोधक जो है उसमें भी आपको भेद बताने, मैंने अभी बताए थे आपको, बहुत सारे होते हैं, हर्ष है, आश्चर्य है, शोक है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। तो भेद या भाव का नाम बताना है कि वो कौन सा भाव है। तो यहाँ जैसे उदाहरण है, वाह कितना सुंदर है, तो आप जैसे वाह कितना सुंदर है ये बोलोगे तो आपके चेहरे पे क्या आएगी, प्रसन्नता, और प्रसन्नता का अर्थ हो गया कि वो हर्ष सूचक है, यानी प्रसन्नता को का प्रतीक हमें बता रहा है। तो वह शब्द जो है वो हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। तो इसका पद परिचय क्या कर देंगे हम कि हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक है। तो आज हमने जो पद परिचय है उसको 3 हिस्सों में पढ़ा था, और मैं फिर से दोहरा देती हूँ। पद परिचय आपको 2 तरह से करना होता है, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों को और उनके सबके भेद मैंने आपको विस्तृत रूप से सिखा दिए हैं।
और साथ में फिर आता है अव्यय शब्द का पद परिचय, जिसमें भी मुख्य रूप से तो हम 4 देखते हैं और फिर उसके अंदर भी और भेद देखते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा विस्तृत रूप से ना आए तो आप परीक्षा में सिर्फ रेखांकित शब्द की पहचान इतनी कर सकते हो कि ये विकारी है, अविकारी है, और फिर विकारी तो आप आसानी से पहचान लोगे, लेकिन अविकारी में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत के लिए आप ये कर सकते हो कि इन चारों के नाम बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख सकते हो।